के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने पशुपालन एवं मत्स्य संपदा योजना पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आइए आपको दिखा देते हैं इसकी झलक। देखिए, ये भारत सरकार ने ये एक सामग्री की पैकेज घोषणा किया है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में सरकार ने 15,000 करोड़ की व्यवस्था की है, जो एफएडी का ट्रीटमेंट के लिए, टीकाकरण के लिए 100% टीकाकरण होगा। इसलिए सरकार ने व्यवस्था की है। इसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा पशुओं को टीका दिया जा सका है और 53 करोड़ हमारे अभी जो पशु की सेंसस है, इसमें 53 करोड़ के आसपास गिनती हुई है। इन सारे को 100% हम करेंगे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए व्यवस्था क्या है, इसमें वो काउ शेड बनाना या वो गायों की डेयरी फार्म बनाना, इनके लिए चारा पाने के लिए इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन की व्यवस्था है। फिर भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 1 लाख करोड़ की व्यवस्था किया गया और सारा भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट को मर्जर करके करना। जैसा कि कृषि विभाग के अंतर्गत 500 करोड़ की व्यवस्था क्या है, हनी के लिए बी बक्सेस दिया जाएगा और हनी प्रोसेसिंग प्लांट होगा। हमारे केवीआईसी से भी, एमएसएमई में भी ये बी बक्सेस दिया जाता है। हनी प्रोसेसिंग प्लांट के लिए व्यवस्था है, ये एमएसएमई के अंतर्गत हो जाता है। इसलिए ग्रामांचल में होने से 35% तक व्यवस्था है सब्सिडी का, और नगरांचल में ये 25% तक महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए 15 और 25 है। वैसा भी हर्बल गार्डन के लिए, हर्बल पार्क के लिए 4,000 करोड़ की सरकार ने व्यवस्था की, जो हर्बल प्लांटेशन होगा। और ये आयुष मंत्रालय के द्वारा ये घोषित हुआ है और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड इसको क्रियान्वित करेगा। जो हर्बल प्लांट का खेती करेंगे उनको 40% तक सब्सिडी मिलेगा, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। लेकिन जो संपन्न आदमी है उनको सब्सिडी तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनको ट्रेनिंग और प्लांट्स मुफ्त में मिलेगा। ऐसा कई प्रकार की व्यवस्था है। और जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट होगा, सपोज खेती को हम एक सीमा तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू एडिशन यथेच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इसको हम एमएसएमई से जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू एडिशन होगा। सपोज टमाटो का खेती होता है, वो गांव में 2-3 रुपया में, 5 रुपया में बेच देते हैं प्रोडक्शन के समय में, लेकिन दिल्ली में टमाटो 100 रुपया में मिलता। अगर उनका शीतल भंडार हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज, तो इसको अच्छी कीमत मिल सकता है। टमाटो से सस बनाना उनको बताया जाएगा और उनको थोड़ा सा मैकेज मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो वो 250-300 रुपया में बेचेगा, किसान को पैसा मिलेगा। ऐसा भी अचार और जेली, जूस, जाम, बड़ी, पापड़, आलू चिप्स, आलू 5 रुपये में बेचते हैं चासी प्रोडक्शन के समय में, लेकिन अभी तो आलू 50 रुपये में मिलता है, और आलू चिप्स बनाने से 500 रुपया मिलेगा। ऐसा वैल्यू एडिशन करके उनको कैसे किया जाएगा, इसलिए ये एमएसएमई के माध्यम से उनको फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के माध्यम से सारी व्यवस्था है। उधर भी मिनी फूड प्रोसेसिंग, मिनी फूड पार्क बनाने से 35% तक सब्सिडी मिलता है खाद्य प्रक्रियाकरण मंत्रालय से। हमारा भी ऐसा है, 15-25 और 25-35 ऐसा व्यवस्था है ग्रामांचल और नगरांचल में, पुरुष और महिला उद्योगी। फिर जो किसान को जो सुविधा मिलता था, ये सुविधा को एक्सटेंशन किया गया हमारा मछुआरों के लिए, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में, उनको भी सेम 6,000 साल में मिलने वाला है, उनको भी ये मिलने की व्यवस्था हुआ है।
और बाकी फिशरीज सेक्टर में भी 40% 60% अर्थात 40 अर्थात मेल एंटरप्रेन्योर के लिए, 60 फीमेल SC/ST एंटरप्रेन्योर के लिए वो तालाब खोदना, ब्रेकिस वाटर कल्चर, मेरी कल्चर, ऑर्नामेंटल फिश कल्चर, सीवीड कल्चर, ये कोल्ड स्टोरेज, ये फिश फीड प्लांट, हैचरी, इस सब के लिए ऐसी व्यवस्था है। इसका लाभ लोग ले सकते हैं। और इसका प्रोसेसिंग प्लांट अगर होगा, मछली से कोई अचार बनाएगा या बोनलेस फिश पैकिंग करके बेचेगा, तो इसके लिए भी व्यवस्था है। अभी कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी कुछ और जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में देखते हैं खरीफ बुआई रकबे में हुई बढ़ोतरी के संबंध में कृषि आयुक्त SK मल्होत्रा ने विस्तार पूर्वक क्या बताया। खरीफ का जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि खरीफ मौसम की जो बिजाई है वो बड़े जोर शोर से चल रही है और अभी तक करीब करीब 888 लाख हेक्टेयर एरिया में जो है इसकी बिजाई हो गई है, जो करीब करीब 100 लाख हेक्टेयर एरिया ज़्यादा है पिछली साल के कंपैरिजन में अगर हम उसको देखें तो। और ये क्षेत्र जो है 888 लाख हेक्टेयर मैंने बताया, तो जो ये खरीफ का हमारा मौसम है ये बहुत अहमियत रखता है हमारे देश में। करीब करीब हमारे कुल उत्पादन का जो 51% है वो खरीफ मौसम से आता है। तो ये जो क्षेत्र जो मैंने 888 लाख बताया, ये 1066 लाख हेक्टेयर एरिया तक जो है जाने की उम्मीद है, क्योंकि ये नॉर्मल एरिया जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इससे अधिक भी कवर हो सकता है। और इसके बड़े अच्छे रुझान मिले हैं। और हमारा जो मैं ये कहूँगा कि जो IMD के हिसाब से जो मौसम विभाग के आंकड़े आए उसके हिसाब से बड़ी अच्छी खबर रही। और जितना भी जो इसका आकलन किया गया और असेसमेंट आई, फोरकास्ट आई, उस फोरकास्ट से ये बताया गया कि इस बार हमारा मॉनसून का जो काल है वो बड़ा अच्छा रहेगा और रहा भी है। अभी आप देख रहे होंगे करीब करीब बहुत सारे क्षेत्र में कुल मिलाकर देखेंगे तो 6% जो बारिश अधिक हुई है नॉर्मल के कंपैरिजन में, और इसकी वजह से ही ये एरिया जो हमारा अधिक कवर हो पाया है। और इसमें जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि टोटल क्षेत्र जो है 888 लाख कवर हुआ है, तो उसमें जितनी दलहनी फसलें हैं उसका भी क्षेत्र बढ़ा है। और चावल के अंतर्गत, चावल एक मुख्य खाद्यान्न फसल है खरीफ के मौसम की, उसका भी जो कवरेज है वो अपने आप में ज़्यादा बढ़ा है। साथ में तिलहनी फसलों की तरफ रुझान लोगों का आया है। और जहाँ जहाँ बारिश हुई है किसानों ने उसका फ़ायदा उठा करके, चाहे वो तिलहनी फसलें हैं, दलहनी है, सभी फसलों को जो है उनकी खेती की है। और अगर आप अगेती समर और उसकी बात करें कि समर और जायद वाली बात आती है, तो समर के मौसम में जो आपने देखा होगा कि वहाँ तब तक मार्च के महीने तक जैसे कि जो हमारा एक तरह से शुगर केन का है, शुगर केन का कवरेज जो है हमारा बड़ा अच्छा रहा है। करीब करीब 51.5 लाख हेक्टेयर एरिया में उसकी सोइंग हो गई है। और पिछले साल भी ये लगभग 50.5 लाख के आसपास था। तो इस बार एरिया कवरेज जो है शुगर केन में भी अच्छा गया है। और कॉटन में जो है हमारा कपास की सोइंग का रुझान बहुत अच्छा है। और अगेती जो खेती इसकी जो पहले हो जाती है उसमें भी एरिया कवरेज जो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ इलाकों में अच्छा रहा। और बाद में सेंट्रल इंडिया में जो बारिश के बाद, मानसून के बाद जो कवरेज रहता है, तो वो भी एरिया काफ़ी बड़ा है। तो हमारा कॉटन में और शुगर केन में एरिया बड़ा है। तो लगभग कुल मिलाकर के देखें तो सभी फसलें जो है अधिक क्षेत्र कवर हुआ है। और इससे जो एक तरह का हम लोगों ने टारगेट रखा है जो इस बार के लिए, जो सन 2020 और 21 के लिए, कि 298 मिलियन टन का उत्पादन हो। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो टारगेट हम लोगों ने रखे हैं वो पूरे होंगे। और मौसम का जो है एक प्रकार से हमारे लिए बड़ा अनुकूल है और किसानों ने उसका भरपूर लाभ उठाया है। और भारत सरकार के द्वारा जितनी भी चलाई गई स्कीम है उनका फ़ायदा जो है वो राज्य सरकार ले रही हैं और किसान भी उसका जो है फ़ायदा ले रहे हैं। इसीलिए ये इतना कवरेज है। और हमें ये पूरी आशा है कि 298 मिलियन टन का जो उत्पादन है हमारी खाद्य सुरक्षा को और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।
आत्मनिर्भर भारत अभियान से जैसे नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि हम आत्मनिर्भर कैसे हों, तो आत्मनिर्भर कृषि का भी होना आवश्यक है। वैसे तो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है, बहुत सारी खाद्यान्न फसलों की बात कहोगे तो चाहे आप गेहूं की बात करिए, चाहे चावल की बात करें, चाहे मक्का की बात करें, या आप दलहनी फसलों की बात करें, तो हम इन सब के मामले में अगर आप देखेंगे तो जितना हमारे यहाँ उत्पादन होता है वो हमारे लिए जो पूरी हमारी आपूर्ति करता है, जितनी भी मांग है हमारी। तो चाहे आप देखेंगे कि अब जैसे अभी का अगर आंकड़ा उठाकर देखें 295 मिलियन टन का जो हमारे खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, और जो हमारी मांग से अधिक है एक तरह से। इसीलिए अधिक है तो हम लोग जैसे चावल हमारा अधिक उत्पादन होता है तो हम चावल को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आत्मनिर्भरता की जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो खेती में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहाँ पर आत्मनिर्भरता की ज़रूरत है। जैसे कि तिलहनी फसलें, आप देखोगे कि हम खाद्य तेल जो है करीब 70,000 करोड़ के खाद्य तेल जो है हम दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ कमी है। और जो खाद्य तेल है वो जो है इसका उत्पादन जो है आप देखेंगे कि वो कम है। तो उसका उत्पादन हमें कैसे बढ़ाना है जिससे कि हमारी जो पूर्ति है वो हो सके और हम अपना ही उत्पादन स्वयं करें। तो इसके लिए एक नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल शुरू किया है, नया मिशन जिसकी शुरुआत हो गई है। और इस मिशन के तहत जो है हम अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। जैसे कि 25 मिलियन टन हमारे खाद्य तेलों की ज़रूरत पड़ती है, 14 मिलियन टन हम 14.5 के लगभग बाहर से मंगाते हैं, बाकी 10.5 के आसपास जो है उत्पादन हमारा खुद होता है। तो हम अपना उत्पादन ज़्यादा बढ़ाएं, इसके लिए जितने भी हमारे प्राइमरी सोर्स हैं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि जो मुख्य रूप से जो है 3 मुख्य फसलें, वैसे तो 7 फसलें हैं, 7 में से 3 मुख्य हैं जिनका जो है उत्पादन अधिक क्षेत्र में होता है। जैसे कि सरसों है, इसके बाद सोयाबीन है और मूंगफली है। ये 3 फसलों का जो क्षेत्र है अधिक है। बाकी फिर कुछ और भी फसलें हैं तिलहनी वाली जिनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे सनफ्लावर आता है, सैफ्लावर आता है, साथ साथ में जो नाइजर की खेती है और लिनसीड है। तो ये सब फसलें कुछ हैं जिनकी खेती जो की जाती है। तो हम आत्मनिर्भरता की तरफ कदम उठाने के लिए ये मिशन चलाया है। इसके अलावा कुछ ऐसे फल हैं जो दूसरे देशों से आते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सेब का भी एग्जाम्पल है। करीब हम 20 से 22 लाख टन जो है हम उत्पादन करते हैं। करीब 2 लाख टन हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, लेकिन वो इलिट क्लास वैरायटीज़ हैं, उनको मंगा रहे हैं। तो उस वैरायटीज़ का जो है अब उत्पादन देश में शुरू हो गया है और इस पर जो है एक कार्यक्रम भी अब और भी चल रहा है कि इस तरह की बहुत सारी और भी इस प्रकार के फल हैं जिनकी मांग है। जैसे ड्रैगन फ्रूट है, इसके अलावा जैसे मोटा अंगूर है, और इसके अलावा जो कीवी का है। तो इस तरह के जो कुछ फल हैं उनको जो है हम अपना उत्पादन क्षमता जो है अपनी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इन सभी किस्मों का जो प्लांटिंग मटेरियल है, जो पौध सामग्री है, वो भी जो है उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये एक आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम है। और इसी तरह से जैसे कि हम पल्सेस की बात है, पहले एक टाइम था जब हम पल्सेस बाहर से मंगाना पड़ता था, अब हमारा उत्पादन बढ़ गया। तो वो उत्पादन बढ़ा तो हमारे किसानों को योगदान जाता है, हमारे वैज्ञानिकों को योगदान जाता है, और हमारे मैं ये कहूँगा कि जितनी हमारी देश की स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उसको भी उसके तरफ से भी योगदान ये है कि उसका फ़ायदा राज्य सरकारों ने उठाया और उसके माध्यम से जो है उत्पादन बढ़ा, और आज हम पल्सेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। तो अब जो है आत्मनिर्भरता की बात आती है तो हम उसको बहुत सारे ऐसे और भी हम देखेंगे कि कृषि से रिलेटेड उत्पाद है जिनको बना करके दूसरे देशों में बेचा जा सकता है। जैसे मिलेट्स है, मिलेट्स हमारे यहाँ की स्ट्रेंथ है, जो जिनको हम मुख्य रूप से कई बार मोटे अनाज भी बोल देते हैं, लेकिन मिलेट्स में आप देखेंगे ज्वार, बाजरा और रागी, ये इस तरह के 3 जो है मोटे अनाज हैं। इनका उत्पादन करके और उसके वैल्यू एडिशन करके जो है उनको हम लोग बाहर भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। तो आत्मनिर्भरता की तरफ जो ये कदम है, इन सब चीज़ों पर जो है जोर दिया जा रहा है। और भारत सरकार की बहुत सारी चलाई गई जितने भी कार्यक्रम हैं वो अपने आप में जो है लाभप्रद है, और किसान उनका जो है प्रयोग कर रहे हैं और उनका पूरा फायदा उठा रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी कुछ और जानकारियां। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में। आइए देखते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जैविक खेती पर खास जानकारी। कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे डिपार्टमेंट में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को 2 तरह की स्कीम्स के द्वारा कर रहे हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। तो फिर ये स्कीम, ये जो हमारी फंडिंग है, इस फंडिंग को हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए यूज़ किया जाएगा। ये क्या होता है, जैसे कि आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो भी प्रोड्यूस होता है, इसका सही तरह की लेबलिंग, इसकी जब तक इसकी पोस्ट हार्वेस्ट, जैसे कि आप इसको निकालोगे, लेबलिंग करेंगे, इसका कलेक्शन सेंटर्स पे लाएंगे, इसको अच्छा सा एयर कंडीशन वैन्स की ज़रूरत पड़ता है और इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग यूनिट्स की ज़रूरत पड़ता है। ये सारे के लिए हमें कुछ फंडिंग चाहिए। जो पहले हमारे डिपार्टमेंट का रुझान होता था कि हम प्रोडक्शन तक सीमित रहते, बट अब हम इसको आगे ले जा करके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी ले जा रहे हैं। हमारी एक स्कीम इसी परिप्रेक्ष्य में ऑलरेडी चल रही है पूर्वोत्तर राज्यों में। बट ये जो हमारी ये 1 लाख करोड़ की फंडिंग से क्या होगा कि हमारे जो भी FPOs हैं, जो FPOs का 10,000 FPOs का बात चल रही है, उन FPOs का भी हमारा इनसे फंडिंग मिल सकता है। और दूसरा जो एंटरप्रेन्योर है, यूथ है, वुमेन है, जो ऑलरेडी एग्री एंटरप्रेन्योर के रूप में आज की डेट में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए भी इससे लोन मिल सकता है, जिसमें आप सबको पता है कि 3% का सबवेंशन भी है। तो ये बहुत उपयोगदायी होगा और हमारे देश को आत्मनिर्भर कृषि बनाने में सक्षम होंगे। और जैविक खेती से कितना किसानों को लाभ हो सकता है मैडम? जैविक खेती में देखिएगा, आज की डेट में हमारे जैविक खेती में लगभग 6 लाख हेक्टेयर हम परंपरागत कृषि विकास योजना में कवर किए हैं और लगभग 1 लाख हेक्टेयर जो हैं हम MOV CDNER पूर्वोत्तर राज्यों में किए हैं। तो उसी में मैं कह रही हूँ कि जहाँ से वहाँ तो प्रोडक्शन अच्छी तरह हो रहा है। जैसे आपके पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो आपका स्पाइसेस का बहुत अच्छा है, पाइनएप्पल का अच्छा है और चिलीज़ का अच्छा है। और यहाँ पे PKVY के अंतर्गत भी आपका सीरियल्स, पल्सेस और वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का अच्छे हैं। बट जब तक वो प्रोसेसिंग नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका हम लाभ उठा नहीं पाएंगे। तो इस वजह से हमें ये जो भी आपकी फंडिंग आई है, इस फंडिंग से एग्री एंटरप्रेन्योर फार्मर्स जितने लोग, माने 6 लाख है तो आपकी देख लीजिएगा, तो लगभग मेरे ख्याल से जितने एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं सबको लाभदायी होगी ये चीज़। आइए अब देखते हैं कोविड-19 पर हमारे डॉक्टर्स की क्या है सलाह। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस नाम की महामारी से पूरा विश्व और भारत जूझ रहा है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जब कोई व्यक्ति छींकता है और खांसता है तो उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उसके थ्रू वायरस एक इंसान से दूसरे वायरस में जा सकता है। और दूसरा रास्ता है कि जब हम किसी बेजान चीज़ों को छूते हैं, जैसे कि डोर का हैंडल है, नॉब है, कोई भी ऐसी चीज़ों को हम छूते हैं जिसमें पहले से ही कोरोना वायरस जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, उसको हम फिर छू के अपने इस एरिया को छू लें, यानी कि आँखों को, नाक को और मुंह को छू लें, तो वायरस हमारे अंदर जा सकता है। तो आपको कुछ बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में कम से कम 1 मीटर का फासला होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर कोई आदमी छींकता खांसता भी है तो भी जो वायरस है वो इतने डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। नंबर 2, आपको जब भी छींके खांसें तो हमेशा एक रुमाल, एक टिश्यू पेपर या जो आपकी कोहनी का पीछे का भाग है उसको यूज़ कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों बहनों, ये थी हमारे डॉक्टर्स की सलाह। साथ ही आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साथ ही सजग रहें और कृषि मंत्रालय की सुविधाओं का लाभ जरूर उठाएं और साथ ही साथ ICAR के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए ही खेती किसानी के कार्य करते रहें। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें